सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो लेट्स डिस्कस आज के जो हिंदू के टॉपिक्स हैं। इसमें एक टॉपिक हम लोग पैलियोजेनोमिक्स के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड जियो हेरिटेज करके एक आपका बिल भी प्रपोज्ड है। तो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छा टॉपिक है। और इस बार नोबेल प्राइज़ भी अगर आप देखो तो इसी एरिया में एक मिला है पैलियोजेनोमिक्स। तो इसमें एडीएनए के बारे में भी आपके लिए प्रश्न आ सकता है प्रीलिम्स के लिए खास तौर से देखा जाए तो। जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस: पहला, डिफरेंटली एबल्ड डिजिटल इकोसिस्टम, ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022, ऑटोनॉमी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व, बार्ड, और फिर आपका मेंस का प्रश्न है। तो ये देखो, ये टॉपिक आपका टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से लिंक हम कर सकते हैं, या इंक्लूसिवनेस जो जीएस पेपर 3 के अंदर दे रखा है। जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स बिल्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर हो सकता है। इवन कल्चर में भी ये प्रश्न आ सकता है जीएस पेपर 1 के अंदर। लद्दाख की ऑटोनॉमी है, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये भी एक सेपरेट वीडियो दोनों का बना रखा है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है। सो आई हैव कवर्ड इन डिटेल लिथियम रिजर्व। तो ये जीएस पेपर 1 में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बार मेंस में जो 23 का मेंस होगा उसमें हाई पॉसिबिलिटी कि लिथियम रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे 10 नंबर का पूछा जाए। बार्ड एक टॉपिक है, ऑलरेडी इस पर मैंने सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बनाया हुआ, आप लोग देख सकते हो। फिर आपका आखिरी में मेंस का प्रश्न है। ये मेंस का प्रश्न है जो मैंने आपके लिए आज फ्रेम किया। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इज वे टुवर्ड्स कल्चरल ऑटोनॉमी, एग्जामिन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजन प्रोटेस्टेंट लद्दाख। ठीक है, तो ये आपका 150 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। देखो, इस प्रकार के प्रश्न आप लोग के लिए बनते हैं। जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो तो उसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। पॉलिटी टॉपिक एक जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, और कल्चरल एस्पेक्ट जीएस पेपर 1 है। दोनों को लिंक करके बढ़िया प्रश्न बन सकता है। सो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इज अ वे टुवर्ड्स कल्चरल ऑटोनॉमी, एग्जामिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट प्रोटेस्ट इन लद्दाख। सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर को सेंड करना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिन, तो आप वहाँ पे सेंड कर देना। और जो कल क्वेश्चन दिया था उसका बेस्ट आंसर मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। एडवांस कोर्स साइंस टेक्नोलॉजी का प्रीलिम 2023 के लिए शुरू हो रहा है। 18 तारीख से 9 बजे क्लास है, 9 पीएम को क्लास होगी। और इसमें जो कवरेज मैं आप लोग के लिए करूँगा, जनवरी 2022 से लेके आपका अप्रैल 2023 तक का कवरेज रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको शो किया है, आज भी देख लेना, पीडीएफ में लास्ट में है। 15 में से 14 प्रश्न थे पिछली बार सेशन से। तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आप साइंस के टॉपिक को कवर कर लें, बहुत ज़रूरी है। तो unacademy.com में जाओ, कोड याद रखो, दैट इज़ SPLIV, इसी कोड का इस्तेमाल करके आपको ज्वाइन करना है। सो unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो, दैट इज़ SPLIV, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 के लिए आपका जो बैच कोर्स है 16 फरवरी से हो रहा है स्टार्ट, कल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, इसमें आपको देखो सारे टॉप एजुकेटर के कोर्सेज भी इंक्लूडेड है, बैच भी इंक्लूडेड है। अगर आप कंपेयर करो दूसरे इंस्टीट्यूट से तो काफ़ी कम अमाउंट है, और ये सब लाइव क्लासेस है। तो ये लाइव क्लासेस आपको इसको मिस नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। एंड अपना जो प्रिपरेशन उसको अच्छा करें, ये आपको इंश्योर करना है। अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। मेरे द्वारा जो कोर्सेस आएंगे अभी प्रीलिम्स से पहले, ये कोर्सेस हैं। अभी 18 फरवरी से साइंस टेक का कोर्स है, फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी आईआर और एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, ये सब कोर्सेज भी हैं। तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। साइंस टेक का कोर्स है, एनवायरमेंट इकोलॉजी आईआर एग्रीकल्चर, तो ये सब कोर्सेस आपके हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। तो आप इनका भी हिस्सा ज़रूर से बने। जो कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE, ये कोड है जो आपको यूज़ करना है। तो unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू यूज़ दिस कोड SPLIVE, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरा कवरेज साइंस टेक का होगा, साथ में दूसरे कोर्सेज जो टॉप एजुकेटर्स के, वो भी आप एक्सेस कर पाओगे बाय यूजिंग दिस कोड। ये आज क्लास है, 2 क्लासेस मैंने आपको करवा दी हैं। 10 बजे क्लास है तीसरे लेक्चर की, और परसों 10 बजे क्लास है चौथे लेक्चर की। ठीक है, तो इसमें ये फ्री क्लासेस हैं साइंस टेक्नोलॉजी वाली। तो आप लोग एक बार क्लासेस करके आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग 18 तारीख से क्या पढ़ेंगे। तो आप यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है कैसा अप्रोच रहेगा। तो अनअकैडमी के अंदर ये क्लास है, फ्री क्लास है, लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी में। तो आप लोग क्लास एक बार देख लेना, एंड देन यू कैन ज्वाइन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में देर इज़ अ डिबेट गोइंग ऑन, और हम बात करते हैं कि जो डिजिटल सिस्टम है, वो डिजिटल सिस्टम के माध्यम से जो एक्सेसिबिलिटी पार्ट है, दैट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। एक्सेसिबिलिटी कंटिन्यूस बेसिस में डिजिटल इकोसिस्टम की वजह से बढ़ रही है। वेदर दैट डिजिटल इकोसिस्टम इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल टू द डिफरेंटली एबल्ड पीपल और नॉट, इस पर फोकस करना जरूरी है। तो यहाँ पे
यहाँ पे बहुत अच्छा एक आर्गुमेंट आपके लिए डेवलप होता है। इस आर्गुमेंट को ध्यान से सुनना कि देखो, डिजिटल सिस्टम इंक्लूसिवनेस लेकर आएगा। डिजिटल सिस्टम जो है वो इंक्लूसिवनेस लेकर आएगा, लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि डिजिटल सिस्टम को कैसे एक्सेसिबल किया जाए डिफरेंटली एबल्ड पीपल का। जैसे बहुत सारे लेवल पे है कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो उस इकोसिस्टम जो हम डेवलप कर रहे हैं वो शायद एक्सेस ना कर पाएँ, तो उसको कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए। गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट हो रही है, गवर्नेंस ई गवर्नेंस हो रहा है। ऐसी स्थिति में हाउ वी कैन मेक इट मोर एक्सेसिबल इज़ अ क्वेश्चन जो हमें देखना है। सो शेपिंग अ मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम, जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और कुछ डेटा दिया हुआ है। अभी इन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट्स उस तरीके से किए हैं। हर आर्गुमेंट हमें लेकर नहीं चलना है, क्योंकि इतना सारा याद नहीं रहता। हमेशा से आप इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि ज़रूरी नहीं कि एडिटोरियल में लाइन टू लाइन सारा आपको कवर करना है। उसमें कुछ आर्गुमेंट्स हमारे लिए होते हैं, उस आर्गुमेंट्स को लेना है, फिर उस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उसको समझने का प्रयास जो है वो करना है। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन भी हाईलाइट किया गया है। ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 1 सोसाइटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। दोनों कंबाइंड करके दोनों में से किसी में भी प्रश्न बन सकता है। इंक्लूसिवनेस एस्पेक्ट पर भी जीएस पेपर 3 में जो मेंशन है वहाँ भी प्रश्न आपका बन सकता है। सो यहाँ पे सेंसस 2021 की 2011 की बात करें तो 2.21% इंडियन पॉपुलेशन डिसेबल्ड है, तो ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। और 16% जो वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन है वो डिसेबल्ड है, तो ये इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो फिगर है 192 मिलियन डिसेबल्ड पीपल, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ये छोटा नंबर नहीं, इट्स अ बिग नंबर। आप इसको कोट भी कर सकते हो कई जगह पे। एंड जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एस्पेक्ट के लिए। लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी या डिजिटल इकोसिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं जो हमारे डिफरेंटली या डिसेबल्ड पीपल है उनको ध्यान में रखते हुए? सो 750 मिलियन इंटरनेट स्मार्टफोन यूज़र हैं इंडिया के अंदर। 750 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र है, और लगभग 16%, लगभग 120 मिलियन वो डिसेबिलिटीज़ जो है यूज़र विथ डिसेबिलिटी, मतलब इन द सेंस कि इतने परसेंट ही हैं जो कि वी कैन से जो स्मार्टफोन इंटरनेट को यूज़ करते हैं, एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम वन और अनदर डिसेबिलिटी। नाउ अगर सपोज करो कोई ऐप हम डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप है, जोमेटो, स्विगी, या हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। whether we are developing those app taking into consideration the disabled people or not, उनको हम कंसिडर करते हुए वेदर वी आर डेवलपिंग द ऐप और नॉट। तो इसके लिए हमें देखना है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और इसी उसको ध्यान में रखते हुए ही जो ऐप है उसको डेवलप किया जाए। इसके लिए कई प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जा सकता है। तो एवरीथिंग डिजिटल मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, इस पर हमें वर्क करना है। बिकॉज व्हेन यू आर सेइंग कि डिजिटल सिस्टम विल मेक थिंग्स एक्सेसिबल टू एवरीवन, जब आपका डिजिटल सिस्टम सभी को एक्सेसिबल, सभी के लिए एक्सेसिबल होगा, इफ दैट डिजिटल सिस्टम इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में जब डिजिटल सिस्टम सभी के लिए एक्सेसिबल है, वेदर दैट एक्सेसिबिलिटी इज ऑल्सो टू द डिसेबल्ड और नॉट, ये देखना है। इट मीन्स डिजिटल सिस्टम हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू एवरीवन इंक्लूडिंग द पीपल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इंक्लूसिवनेस का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, जो भी डिजिटल ऑफरिंग है, तो उसको फर्दर हमें एक्सटेंड करना है। इट शुड नॉट बी कि सिर्फ नॉर्मल पर्सन हैं या फिर कुछ लोग हैं उन्हीं पर फोकस करके ही हम अपना डिजिटल इकोसिस्टम को डेवलप करें। वी हैव टू ऐड दिस इंक्लूसिवनेस फॉर एवरीवन, सभी के लिए। सो देन ओनली द ट्रूली एक्सेसिबल फॉर ऑल विथ डिसेबिलिटी, इस नीड को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। अब इसके लिए देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके माध्यम से भी हम कई प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस बेस्ड ऑन दैट जो भी जानकारियां हैं उस बेसिस पर वी कैन कम अप विथ कि अच्छा इस तरीके के जो ऐप है वो हमें डेवलप करना है। बट ये आर्गूमेंट माइंड के अंदर आपको रखना है कि जब इंक्लूसिवनेस पर प्रश्न आता है तो यू हैव टू कोट अबाउट द एप्स ऑल्सो, द डिजिटल इकोसिस्टम को कैसे डिसेबल जो है उनके लिए भी हम इंक्लूसिव करें, उनको भी एक्सेसिबल उनके लिए करें, उस पर आपको बात जो है वो अपना रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। इस बार का अगर आप देखोगे तो नोबेल प्राइज़ मिला है, और नोबेल प्राइज़ जो आपका मिला है उसमें ADNA का कंसेप्ट है। दूसरा आपका एक कंसेप्ट है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पैलियोजिनोमिक्स। तो एक तरफ ADNA है, दूसरी तरफ पैलियोजिनोमिक्स का कंसेप्ट है। तो ADNA का मतलब होता है एंशियंट DNA, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज एंशियंट DNA।
एंशिएंट इंडियन। अब देखो इसका क्या मतलब, जैसे ये पर्सन आपके टोपी लगा के खड़े हैं, अब इन्होंने ये देख रहे हो आप, ह्यूमन बॉडी कोई इन्होंने एक्सट्रैक्ट की है। अब यहाँ से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, अब ये हड्डी है, कुछ भी मिला, इससे ये डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डीएनए जो है, उस डीएनए को बोला जाएगा ए डीएनए। ए शब्द का मतलब होता है यहाँ पे एंशियंट डीएनए। तो इसका डीएनए, अब इस डीएनए के बेसिस में, जैसे हमारे शरीर में भी हर सेल में डीएनए प्रेजेंट है, तो वो जो डीएनए है, उस डीएनए के बेसिस पर आपको पता चलेगा अच्छा पहले लोग कैसे हुआ करते थे, क्या चीज़ें थे, जेनेटिक लेवल पे कैसा क्या था, ये सब जानकारी मिलेगी। तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जीनोम की स्टडी करते हो फॉसिल्स की, जैसे ये रिमेन्स हैं, हज़ारों साल पुराना हो सकता है ये, तो इसका जब आप स्टडी करते हो, तो इसे हम पैलियोजीनोमिक्स बोलते हैं। और जो डीएनए होता है उसको ए डीएनए शब्द बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे मान लो डायनासोर्स के रिमेन्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे रॉक्स मिल रहे हैं जो किसी एम्पायर से रिलेटेड है। तो ऐसी जगहों को कहा गया कि आप इन्हें जियो हेरिटेज साइट के रूप में क्यों नहीं डिक्लेयर करते हो, क्योंकि टूरिज्म भी बन जाएगा। अगर आपको ये पता चले कि अच्छा यहाँ डायनासोर्स मिलते थे, यहाँ डायनासोर के अंडे थे, या डायनासोर था, तो लोग उसको देखना चाहेंगे। बिकॉज ये क्या है कि ह्यूमन इवोल्यूशन या अर्थ की इवोल्यूशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो हिस्ट्री है दैट विल ऑल्सो बी इरेज्ड। ये भी एक चीज़ आपकी हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये जो जियो हेरिटेज साइट, ये टूरिज्म के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, कल्चरल कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में जियो हेरिटेज साइट्स की अगर बात किया जाए तो ह्यूमन हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, अर्थ की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए दीज जियो हेरिटेज साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है फॉसिल्स एंड टाइम। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो सकता है, ज्योग्राफी में भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी में ए डीएनए पर प्रश्न इस साल जो है, या पैलियोजेनोमिक्स के कंसेप्ट पर इस बार प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो जैसे अभी देखा जाए तो लगभग जनवरी में ही एक टीम ने 92 डायनासोर नेस्टिंग साइट और ये सब आपका फाइंड किया है। एंड जैसे अब अर्थ है, अर्थ की बात करें, अब उसमें कई प्लेट्स थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट, यूरेशियन प्लेट पहले सब साथ में थी, पेंजिया था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं पेंजिया, अब एक बड़ा समुद्र था जिसे पैंथालसा बोलते थे। अब ये सब जानकारी आप देखने तो जाओगे नहीं, कुछ कुछ रिमेन्स है उसके बेसिस पे ही आप जो है जानकारी ले सकते हो। एक जैसे फॉसिल रिमेन है कि अगर सपोज करो एक कॉन्टिनेंट में, और जो कि पहले अभी बहुत दूर है, और आज जब फॉसिल रिमेन दोनों के मैच हो रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि अच्छा हो सकता है पास्ट में दोनों बहुत ही क्लोज रहे हैं। इसी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक थ्योरी सामने आई है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो ज्योग्राफी में इसका एप्लीकेशन आपका हो जाता है कि जो भी हमें मिलता है उसके बारे में स्टडी करना। कच्छ के डेजर्ट, कच्छ गुजरात, डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, इसमें भी ऐसे बहुत सारी डाइवर्स ज्योग्राफी के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि देर इज दिस कंसेप्ट ऑफ अ जियो जोग्राफिकल हिस्ट्री, देर इज दिस कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉसिल्स कैसे बने, सेडिमेंट्स कैसे बने। इससे फिर अर्थ के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर भी हो सकता है। तो किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई वो जानकारी हमें होना चाहिए। तो उसके लिए ये जियो हिस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि ये जो फॉसिल्स हैं इनको, या जो रिमेन्स हैं इनको हम प्रिजर्व करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए जियो हेरिटेज साइट जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस बिल 2022 आपका लेकर आ गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा आपका एक तरीके से लेकर आया गया है, प्रपोज किया गया है। एंड कैसे इन जियो हेरिटेज साइट्स को, ये जियो हेरिटेज साइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और इसमें क्या है कि जो डायरेक्टर जनरल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक सबॉर्डिनेट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, इसका पावर है कि किसी की भी कोई भी जो जगह जो जियो हेरिटेज वैल्यू कैरी करती है, एंड टेक पोजिशन ऑफ द रेलिक्स दैट रेस्ट इन प्राइवेट हैंड, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन। अब जैसे मान लो इसमें ये पावर दे दिया गया है कि जैसे मान लो कोई प्राइवेट लैंड है, किसी की लैंड है, अब वो प्राइवेट लैंड है, सपोज करो ये प्राइवेट लैंड है, इस प्राइवेट लैंड में कोई जियो हेरिटेज साइट है। अब उस जियो हेरिटेज साइट को आप लेके उसको, बिकॉज यू आर अवेयर कि अच्छा इसमें ये फॉसिल्स हैं, और इसके लगभग 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, उसके प्रोटेक्शन, उसके वैल्यूएशन, सारी चीज़ें जो है वो आप फोकस कर सकते हैं। एंड इवन अगर कोई करता है तो उसे फिर, मतलब सपोज कोई कंस्ट्रक्शन करता है जियो हेरिटेज साइट के अलॉन्ग, या उस पर नुकसान करता है, तो उसमें 5 लाख जो है फाइन, या फिर इम्प्रिजनमेंट जैसी इम्प्रिजनमेंट जैसी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये एक स्टेप है कि कैसे हम अपनी जियो हिस्ट्री को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकें। सो इवन जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे लोग भी हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसे ये जो एक बॉडी बनाई जाएगी इस बिल के तहत, जो प्रपोज भी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, तो एक जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पे
जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाहर भी काम करते यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। दे कैन ऑल्सो बी पार्ट। और जो भी ये पैलियो पैलियोटोलॉजिकल रिसर्च है, इट मीन्स जो फॉसिल है, जो रिमेन्स हैं, उनकी जो रिसर्च है वो रिसर्च पर कंटिन्यूस प्रयास किया जाएगा। एक एक साथ में मिलकर सब लोग कार्य करेंगे। सो दे डिमांड अ मोर इंक्लूसिव बॉडी। अब इसमें जैसे एक नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी की बात की गई है, कहा गया है कि जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं इस बिल के तहत और ये जो नई बॉडी का गठन किया जा रहा है उसको और इंक्लूसिव किया जाए, मतलब उसमें और सारे जिसे हम आउटसाइडर कंसीडर करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं या अलग जगह से, उनको भी इंक्लूड किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हो, जिससे कि ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ भी आएँ और जो भी जियो हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट प्रिजर्व किया जा सके एंड उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये एक एम आपका रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिलेटेड विथ लद्दाख। इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा भी की है, वी हैव डिस्कस्ड अलॉट एंड इस पर हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 6th शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसमें प्रीलिम्स का भी प्रश्न बिल्कुल इस साल आपको 6th शेड्यूल के ऊपर देखने को मिल सकता है, ह्यूज पॉसिबिलिटी। तो लद्दाख रीजन इसे की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट का इलाका है एंड जो इसका कल्चरल कंटेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड और रिलेटेड इसके एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट से भी बहुत ज़्यादा लिंक्ड और रिलेटेड है। तो आज के समय में देखा जाए तो जो लद्दाख का इलाका है वो लद्दाख का इलाका वी कैन से जनरली देखा जाए तो लद्दाख का जो इलाका है वो यूनियन टेरिटरी है। बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की जाए, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टूरिस्ट जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और वहाँ पे एक डिमांड भी उठ रही है कि दे शुड हैव द ऑटोनॉमी टू गवर्न देमसेल्फ, दिल्ली से गवर्न ना हो, इस प्रकार का एक व्यू पॉइंट आपका चल रहा है। अब इसमें एक दो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। इसमें आप लोग क्योंकि फ्यूचर पॉलिसी मेकर ब्यूरोक्रेट्स है तो आप यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दैट एग्जिस्ट। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक ये टॉपिक आ जाएगा, लद्दाख की ऑटोनॉमी। देखो ये जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, आप अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट भी रख सकते हो। देखो मान लो ये आपका लद्दाख है, इधर का जो इलाका है ये कौन सा रीजन है, ये अक्साई चीन इलाका है, अक्साई चीन है। और इधर जो रीजन है वो तिब्बत है। ठीक है, तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको ये सोचना है, समझना है कि ये पूरा का पूरा लद्दाख का इलाका है। लद्दाख का इलाका में दो एक चीज़ तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव है। मतलब अगर क्योंकि पहाड़ी इलाका है और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होंगी तो बहुत सारे लेवल पे जो यहाँ का एनवायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। दूसरा यहाँ पे एक यूनिक कल्चरल कंटेक्स्ट भी है। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, कल्चरल वे ऑफ लाइफ, मतलब आप कह सको वे ऑफ लाइफ। खाते हो, क्या पहनते हो, क्या बोलते हो, ये सब चीज़ें यूनिक है कल्चर के कंटेक्स्ट में देखा जाए जब हम लद्दाख की बात करते हैं। तो जब भी हम वहाँ पे सपोज़ करो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाए, सपोज़ करो बहुत सारे लोग चले जाएँ, तो कहीं न कहीं जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसका डाइल्यूशन होगा, एक आर्गुमेंट ये है। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाओगे, तो फिर वहाँ पे जो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है, क्योंकि ये हिमालयन रीजन का हिस्सा है तो वहाँ पे वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, ये एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा, अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर नहीं करते हैं तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करते हैं तो चाइना ने ऑलरेडी अक्साई चीन तक कब्जा कर रखा है और यहाँ से वो ट्रेन भी बना रहे हैं। अब इस चीज़ को समझो, कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, यहाँ के तिब्बत का जो इलाका है वहाँ से होते हुए और या इधर जीजियांग प्रोविंस है तो इसके लिए ट्रेन डेवलप कर रहे हैं ये लोग, ऐसे होते हुए ट्रेन बना रहे हैं। अब ये जो ट्रेन ऐसा बना लेंगे तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनको पता है एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कनेक्ट, अक्साई चीन लिया भी इसीलिए था कि तिब्बत और जीजियांग को कनेक्ट कर सके। तो अब यहाँ ट्रेन जो है आपकी चलेगी। और हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे तो फिर ये जो रीजन है, इस रीजन में फ्यूचर के अंदर भी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फिर चाइना अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने का प्रयास करे, देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी। दूसरा, कई बार कई चीज़ें जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे जो लोकल सेंसिटिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए भी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो प्रयास करती हैं कि ऐसे कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिले किया जाए। ये दूसरा आर्गूमेंट, अभी ऐसा है नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एक ये दूसरा आर्गूमेंट है। तो एक तरफ हम हैं ये समझना है कि कल्चरल एस्पेक्ट, दूसरा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तीसरा स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, ये तीन चीज़ों के कंटेक्स्ट में ही हमें लद्दाख के कंटेक्स्ट में आर्गूमेंट को कैरी करना है। यहाँ पे ये व्यू पॉइंट आपको थोड़ा सा
मतलब रखना है। सो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की गई, फिर सिक्स शेड्यूल स्टेटस की बात की गई। देखो सिक्स शेड्यूल की स्टेटस मिल गया, जैसे कई स्टेट्स हैं वहाँ पे सिक्स शेड्यूल है, तो उसमें क्या है कि अभी ये एक यूनियन टेरिटरी होने की वजह से व्हाट हैपन्स कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो आपका एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के द्वारा होगा। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपॉइंट कर दिया, उनके द्वारा किया जाएगा। खास तौर से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दिल्ली के अंदर, उनके द्वारा किया जाएगा। तो वहाँ पे बहुत गैप हो जाता है कि लोकल गवर्नेंस में क्या ज़रूरत है और जो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रही है, वो डिफरेंट है। बट अगर लोकल लेवल पे गवर्नेंस लोकल गवर्नमेंट के द्वारा होगा तो जो भी लोकल कल्चर है, रिसोर्सेस हैं, लोकल पीपल का एस्पिरेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग होगी, और वो मॉडल आपका सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर प्रोवाइड हो सकता है। और इवन कई सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी सिक्स शेड्यूल का ये प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है। और हमारे देश के अंदर भी जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है उसे उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सेंटर स्टेट के बीच रिश्ता है वो रिश्ता एक सा है सारी स्टेट्स के लिए। आर्टिकल 371 फिर बहुत सारे हैं जो स्टेट्स हैं, उनको एक यूनिक और स्पेशल रिलेशनशिप आपका एग्जिस्ट करता है। स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक यूनिक रिलेशन जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है। सो यूनिक रिलेशन या डिफरेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो सिक्स शेड्यूल इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, और ये चीज़ प्रोवाइड भी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अब एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका एक बहुत यूनिक रेयर मैमल्स भी हैं, वाइल्ड याक है, स्नो लिपर्ड है, ये सब आपका है। कल्चरल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो दैट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द इकोसिस्टम ऑल्सो, कल्चरल आस्पेक्ट है, लाइवलीहुड आस्पेक्ट है। तो अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ वी कैन से कि इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनने लग जाए तो फिर उससे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कल्चरल लाइवलीहुड लॉस या कल्चरल आस्पेक्ट का लॉस, डाइल्यूशन, ये सब भी देखने को मिलता है। ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखे गए हैं। फिर पेस्ट्रोलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है कि लोग भेड़ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर उधर मूव करेंगे, ग्रासेस होती हैं। वो एक लद्दाख में इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है। और ये कहा जाता है कि जो दिल्ली में है वो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी किस तरीके से रन होती है, लोगों का किस तरीके से वी कैन से कि किस तरीके से वर्क चीज़ें करती हैं। एंड बहुत सारे लेवल पे कमर्शियल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि लद्दाख में लोग, लेह लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पे लोग काफ़ी सारे जाते भी हैं। एंड बहुत सारा कमर्शियल इंटरेस्ट माइनिंग, टूरिज्म, हाइड्रो पावर, नेचुरल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में भी है। सो ये जब इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिकल जो नीड है उसको जब हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, सो हाउ इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हाउ जो कल्चरल ऑटोनॉमी है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया, ये सब चैलेंज है। ऑलरेडी जैसे ये जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल 1995 से एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी एक है, तो जिसमें इलेक्शन भी होता है और वहाँ पे जो डेवलपमेंट काउंसिल उसका अपना एक रोल भी होता है। सो लद्दाख एग्रीकल्चर टू बिकम फुली ऑर्गेनिक, जैसे कई डिसीजंस लिए गए, जैसे जो ये जस्ट टू हाईलाइट की लोकल लेवल पे जो भी ये बॉडी है इनका क्या एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हिल काउंसिल बनाई गई 1995 से, वहाँ से उस समय से जैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ फोकस आपका किया गया। दूसरा जो ग्रासलैंड है, अलग अलग, क्योंकि पेस्ट्रोलिज्म पे बहुत निर्भर करते हैं लोग, अपने जो जानवर हैं, भेड़ हैं, उनको लेकर जाएंगे वहाँ पे, तो पेस्ट्रोलिज्म राइट्स पर फोकस किया गया, उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है ग्रासलैंड के, ग्रासलैंड यूजिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट, मतलब जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसको ध्यान में रखते हुए जो ग्रासलैंड है उस पर कैसे हमारी जो लद्दाख में कम्युनिटी रहती है उनको हम राइट्स इंश्योर कर सकें। तो ये ऑलरेडी लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए चेंजेस किए गए हैं, जो आपका हिल काउंसिल का गठन 1995 से किया गया। तो ये जस्ट टू हाईलाइट कि लोकल लेवल पे लोकल डेवलपमेंट में लोकल लोकल एस्पेक्ट को किस तरीके से ध्यान में रखा जा सकता है। सो टूरिज्म कुड बी फुली ओरिएंटेड टूवर्ड्स कम्युनिटी रन इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, ये आपका हाईलाइट किया गया। इवन जो टूरिज्म भी जो पर्यटन की बात करें तो उसको जो हम प्रमोट करते हैं तो किस तरीके से उसको रन किया जा सकता है, कम्युनिटी के द्वारा उस चीज़ को रन किया जा सकता है, क्योंकि इकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। लद्दाखी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी कई प्रकार के इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं कि एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन किस तरीके से किया जा सके, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सके, फूड और एग्रीकल्चर जो सांस्कृतिक आस्पेक्ट है उसको कैसे लेकर आ जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ कैसे डेवलप किया जा सके, इसमें लद्दाखी सिविल सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड जो अप्रोच है वो सेंट्रलाइज अप्रोच क्या उतना बेनिफिट हो सकता है कि क्या ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, वो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।
ये लेकिन जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है तो जो लोकल लेवल पे पोलराइजेशन फ्रेगमेंटेशन उसको भी डील करना एक चैलेंज बन जाता है। तो ये दोनों व्यू पॉइंट्स हमें कैरी करके रखना है व्हेन यू टॉक अबाउट द डिमांड फॉर इंक्लूडिंग लद्दाख इन द सिक्स्थ शेड्यूल का है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ जम्मू एंड कश्मीर में जो आपका लिथियम रिजर्व है उसके बारे में। अब देखो इस पर पूरा एक डिटेल में एक टॉपिक मैंने आपको सेपरेटली बना रखा है। कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इस नीचे वीडियो दिया हुआ है, चाहो तो आप उस वीडियो को यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। तो यहाँ पे देखो लेवरेजिंग लद्दाख लिथियम रिजर्व, इस पर बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। इस पे जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के अंदर बढ़िया प्रश्न इसमें आपके लिए जो है वो फ्रेम हो सकता है। तो 5.9 मिलियन टन का जो है जम्मू एंड कश्मीर रीजन सलाल हैमाना एरिया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे कहा गया है कि लगभग 5.9 मिलियन टन्स इन्फर्ड रिसोर्सेस है। इन्फर्ड का मतलब होता है कि अभी स्टार्टिंग स्टेज में कहा जा रहा है कि हाँ इतना हो सकता है। तो इसमें कई स्टेजेस होती हैं, जब भी आप कोई एक्सप्लोर करते हो तो कई स्टेजेस होती है, उसमें ये अभी इनिशियल स्टेज ये है। तो इन्फर्ड किया गया कि हाँ 5.9 मिलियन टन्स का जो लिथियम है वो लिथियम आपका प्रेजेंट। अब सिग्निफिकेंट क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, लिथियम का बहुत अधिक इस्तेमाल है। लिथियम जो आयंस बैटरी है, विंड टरबाइन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम कह रहे हैं कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे, कार्बन एमिशन ना हो, या फिर हम कह रहे हैं कि वी आर मूविंग की जो एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना है, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है उस पर फोकस करना है। तो हमें फॉसिल का इस्तेमाल कम करना है, एनर्जी के सोर्स के रूप में लिथियम आयन बैटरीज का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अभी हमारी डिपेंडेंसी बहुत अधिक दूसरे देशों पर है, चाइना पर बहुत निर्भर करते हैं, या फिर हम दूसरे देशों पर निर्भर करेंगे। अगर हमारे खुद के देश के अंदर है तो हम खुद ही बैटरीज डेवलप कर सकते हैं और आगे एक्सपोर्ट भी जो है वो कर सकते हैं। सो इसका डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो लिथियम और कोबाल्ट है इसका डिमांड 500% से इंक्रीज होगा बाई 2050। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ही देखा जाए तो लगभग $823.7 बिलियन 2030 तक रीच कर जाएगा। एनुअल ग्रोथ भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये लाइन आप कोट कर सकते हो। एंड अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के एरिया में आगे बढ़ना है तो वी नीड ऑल्सो कि लिथियम बैटरीज और ये सब चीज़ें हम बना सके, तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हम बना सकते हैं। इवन सबमरीन में देखा जाए तो सबमरीन तक में लिथियम बैटरीज की बात की जाती है। सो लिथियम अभी ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना से इंपोर्ट किया जाता है। 70% जो लिथियम आयन सेल्स रिक्वायरमेंट चाइना हांगकांग से मीट आपका हो रहा है। और अगर ये लिथियम आयंस अवेलेबल जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर होगा तो फिर हम खुद से बैटरीज डेवलप मैन्युफैक्चर खुद से कर सकते हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर की बात किया जाए तो ये जो हमने एम रखा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो रिजर्व है, तो ये जो हमने एम रखा कि 30% ईवी का पेनिट्रेशन प्राइवेट कार्स में, 70% कमर्शियल, 80% टू व्हीलर्स, ये हमें जो अचीव करना है क्योंकि सभी में लिथियम आयन बैटरीज की जरूरत है। तो ये जो एम हम रख रहे हैं, इस एम को वी कैन मीट, हम इस एम को अचीव कर सकते हैं। तो इंडिया का जो नेशनल मिशन है ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज एज वेल, इसको भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। कि ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब हम जो एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर लेकर आना चाह रहे हैं जो कि जिसमें ये बैटरीज का इस्तेमाल हो, इनसे जो भी एमिशन होता है वो कम से कम हो, ये तो वो हम गोल अचीव कर सकते हैं। जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न, क्या क्या कंसर्न है इस चीज़ का? देखो कंसर्न, सिंपल सा कंसर्न क्या है, एक जो थिंकिंग है, पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा गोल है जिसमें हम कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो एमिशन की, कार्बन के एमिशन जीरो या कम से कम हो, तो उस गोल की तरफ हम मूव कर सकते हैं। क्योंकि फॉसिल का इस्तेमाल करने से, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करने से, कोल का इस्तेमाल करने से बहुत अधिक जो कार्बन है वो रिलीज होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ें आपकी हो रही हैं। तो फ्यूचर के अंदर ऑयल गैस का जो डिमांड है वो रिड्यूस होगा अगर हम लिथियम आयन बैटरीज डेवलप कर लेते हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जिन पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है, जैसे मान लो चाइना है। अब चाइना पर बहुत अधिक चाइना लगभग 77% ग्लोबल लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर कंट्रोल करता है। तो अगर ये इतना कंट्रोल करता है तो डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत है। और चाइना कभी भी वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन कर सकता है। इट मीन्स व्हाट, कभी भी कह देगा हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि मार्केट ह्यूज जो किसी और को दे देगा, तो ये वनरेबल बना देगा, हमारा पूरा सेक्टर ही इससे वनरेबल बन जाएगा, क्योंकि लिथियम पे कंट्रोल इनका पूरे तरीके से चाइना का। तो यहाँ पे इसी वजह से ऑलरेडी जो डिस्प्यूट चाइना के साथ एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, ऐसी स्थिति में चाइना के साथ रिश्ते बना के रखना वो तो जरूरी है ही, लेकिन कब तक बना के रख पाए, चाइना कब वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन कर दे उसका पता नहीं। तो ये जो राइवलरी है वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक और फ्यूचर जो गोल है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। दूसरा कहा गया इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट इसका क्या हो सकता है। तो लिथियम एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कुछ एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस
भी है, क्योंकि माइनिंग के माध्यम से ही आप इसको निकालोगे। जैसे हार्ड रॉक है उसको तोड़ा, फिर उससे लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वो जो रॉक है उसको रोस्ट करना, उसको गर्म करना फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके। तो आप उस रॉक को गर्म कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, कोल का इस्तेमाल करके आप उस रॉक को गर्म करके और फिर उससे लिथियम निकाल रहे हो। तो अब उसमें ही जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके आप गर्म करोगे तो उसमें ही बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होगा। मतलब जिस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो कि लिथियम आयन क्यों यूज़ कर रहे हो कि कार्बन का एमिशन कम से कम आपका हो, इससे तो लिथियम के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में ही काफ़ी ह्यूज 15 टन ऑफ CO2 फॉर एवरी टन ऑफ लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको 15 टन CO2 रिलीज हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। सो जो माइनिंग है उस माइनिंग में भी थोड़ा उसको मॉडर्नाइज और साइंटिफिक करना पड़ेगा। फिर पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो पानी का इस्तेमाल से जो अवेलेबल वाटर होगा, ग्राउंड वाटर होगा, फिर वहाँ पे जो रॉक्स जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन भी होगा। तो ये दीज आर द कंसिक्वेंसेस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है अगर देखा जाए तो लिथियम का जो एक्सट्रैक्शन उसमें ये सारी चीज़ें आपकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के रूप में हैं। सो माइनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर डिफर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे लार्जेस्ट लिथियम स्टॉक है इन हार्ड रॉक माइंस, ऑस्ट्रेलिया में लिबेरिंग पेग्माटाइट डिपॉजिट्स आपका पाया जाता है, पिलबारा येलगार्न क्रैटॉन्स जो रीजन यहाँ पे लोकेटेड है। एंड यहाँ पे वी कैन से कि ये जो रीजन यहाँ पे आपका इस डिपॉजिट के माध्यम से जो पेग्माटाइट डिपॉजिट इसी से आपका लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे एक ज्योग्राफी का प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि रिसेंटली पिलबारा और येलगार्न रीजन लोकेटेड था, तो कहाँ पे लोकेटेड है, ये बिल्कुल प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में जो कमर्शलाइजेशन है माइनिंग का वो बहुत अधिक है, ऑल्दो आपके पास कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत अधिक जैसे मान लो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज लिथियम ट्रायंगल, जिसमें आई थिंक बोलीविया भी इंक्लूडेड है। हाँ, ये लिथियम ट्रायंगल देखो ना, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना, इस पर भी प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है। लिथियम ट्रायंगल्स कौन से देश कहलाते हैं? यहाँ पे देखो हिमालयन रीजन में बहुत अधिक अगर एक्सट्रैक्शन होता, माइनिंग एक्टिविटीज़ होगी तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जोशीमठ का एग्जांपल देख सकते हैं। सो लैंड नीचे जाएगी, जब आप उसको तोड़ोगे स्टेबिलिटी, जैसे रॉक, हार्ड रॉक, उसको तोड़ोगे तो लैंड की स्टेबिलिटी जाएगी, तो लैंड की सिंकिंग हो सकती है, नीचे जा सकता है। जैसे चेनाब वैली में डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ देखने को मिल रहा, तो नीचे की तरफ जाएगा। एंड ये फर्दर रियासी डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड हो सकता है, जैसे लैंड सिंकिंग इंसिडेंट्स जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में, विच कैन एक्सटेंड टू रियासी जहाँ पे लिथियम प्रेजेंट है। तो ये सब चैलेंजेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। सो यही, इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी जो कंपनीज, मर्सिडीज बेंज और ये सब, दे आर थिंकिंग कि किस तरीके से लिथियम माइनिंग को एक्सट्रैक्ट किया जाए, लिथियम माइनिंग की जाए, जिससे कि जो उसका सामाजिक और जो पर्यावरण पर इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके, और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी वो कंटिन्यूस बेसिस में कर रहे हैं। देखो प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ, जितने दूसरे पेपर्स में आपके टॉपिक्स आते हैं वो कवर होता है। मंडे टू फ्राइडे 7 AM को होता है, उसको आप लोग प्लीज़ जरूर से देखना, इसी चैनल पे अपलोडेड है। आज आपका साइंस टेक का एक क्लास होगा, 2 क्लासेस ऑलरेडी होगी, 10 बजे रात को फ्री क्लास है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ याद रखना है कि सेशन को आप लोग ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, ये भी ध्यान रखें। और अपनी प्रिपरेशन मोमेंटम है उसको ज़रूर से चलने दें, उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये भी आपको जो है इंश्योर करना है। इसका PDF मैं आपको सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर विथ यू। व्हाट सेफगार्ड डज इंडियाज माइनिंग सेक्टर है? इंडिया के पास क्या माइनिंग सेक्टर का सेफगार्ड है? अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा सेफगार्ड है कि जैसे मान लो आप कहीं भी माइनिंग करते हो, वहाँ जो लोग रहते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको जॉब मिलना चाहिए माइनिंग एक्टिविटी की, उनका बेनिफिट हो तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जैसे मान लो आप माइनिंग करते हो तो जो भी लोग वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी और किसी एक दूसरे एक्टिविटी में, तो वो उस लाइवलीहुड का लॉस आपका हो सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो माइनिंग सेक्टर है उस माइनिंग सेक्टर के अंदर किस तरीके से जो जॉब्स हैं वो आपको क्रिएट किया जा सकता है। तो ऑलरेडी जैसे ये लॉ एग्जिस्ट करता है, जिसे आपका माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, इसका अमेंड करके और फिर उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया गया। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन किससे रिलेटेड है? इसके माध्यम से जो भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग की वजह से अफेक्टेड है, तो जो लोकल कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से जो लोकल लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये काम DMF आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ऑल दो ये DMF को कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी करती है, तो वो एक अलग डिबेट बन जाता है, लेकिन लोगों के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हुए, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करते हुए ही
जो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इट मीन्स जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे जो लोकल पीपल है वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, उनके इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो, उनका लाइवलीहुड अफेक्ट ना हो, ये चीज़ हमें इंश्योर हमें करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ बाढ़। देखो इस पर भी मैंने आपसे ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक वीडियो आपको बाढ़ पे मिलेगा, उस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है चैट जीपीटी वर्सेस बाढ़। तो पूरा एक्सप्लेन्ड है, पूरा एस्पेक्ट पूरे डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। तो जो आर्टिकल आपका आया है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक आ जाता है। सो कैन माइक्रोसॉफ्ट सक्सीड इन क्लॉइंग बैक, तो इन्होंने बहुत ही टेक्निकल आर्गूमेंट्स इसमें किए हुए हैं। तो यहाँ पे वो वीडियो आप लोग देख लेना, जाके वीडियो सेक्शन में जाओगे तो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में इसमें जितना कंटेंट है उससे ज़्यादा हमने डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे वो वीडियो ऑलरेडी है 8 9 10 मिनट का ही है। तो नीचे कमेंट सेक्शन नीचे आप वीडियो वाले सेक्शन में देखना, तो बार्ड वाला एक वीडियो मिलेगा, तो देख लेना, ठीक है। कल मैंने आपसे एक यूके ब्लास्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, एक मैंने यॉक्सुम जो रीजन भारत का है वहाँ पे जो अर्थक्वेक आया उसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, कैसे वो डिफरेंट है टर्की अर्थक्वेक से। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो वो मैंने आपको कवर किया हुआ है। तो आप लोगों को समय मिले तो इन चीज़ों को देखो। आज भी 12:15 बजे 12:30 बजे एक टॉपिक रिसर्च बेस्ड टॉपिक मैं आपको कवर करूँगा, तो जब भी समय मिले उसको देख लो। एम ये है कि कई जगह दूसरे टॉपिक्स भी आते हैं तो वो भी कवर हो। अब देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की बात है, तो कुछ मैं कंटेक्स्ट आपको दे देता हूँ। देखो कोई भी जो आपकी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है उसका डोमिनेंस तब तक मेंटेन रहता है जब तक वो टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस रखती है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पहले ब्राउज जैसे सर्च आप करते हो तो आप गूगल में ही सर्च करते हो, पहले माइक्रोसॉफ्ट बहुत आगे था, धीरे धीरे गूगल इसमें बहुत आगे चला गया, पूरा मार्केट ऑलमोस्ट गूगल के पास है। अब दोबारा से चैट जीपीटी के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट आगे होना चाहता है, गूगल बार्ड के माध्यम से उसको काउंटर करना चाहता है। चैट जीपीटी क्या है, आप उसको कुछ भी बोलो वो आपको रिसर्च रिजल्ट सारी चीज़ें आपके लिए कर सकती है। तो वो एक चैट बॉट की तरह है, कुछ भी बोलो वो आपका रिप्लाई आएगा, सारी चीज़ें। जैसे अब अभी आपको टाइप करना पड़ रहा है गूगल में सर्च करना, चैट जीपीटी आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। तो ये ब्राउज फीचर में चैट जीपीटी का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट कह ही रहा है कि हम जो है हमारा एम है कि हम इसको किसी तरीके से जो है हम इस्तेमाल करेंगे रिसर्च, और इस सब में भी माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी उसको स्पॉन्सर किया है। तो यहाँ पे $10 बिलियन के आसपास जो है वो गूगल ने भी प्रोवाइड किया है कि हम जो बार्ड है उसको डेवलप करेंगे। और उसको ये है कि बार्ड जो आएगा उसके माध्यम से वो किस तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी है उसको काउंटर किया जा सकता है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान गूगल को होगा, और गूगल फिर उसको शायद मीट नहीं कर सकता। तो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है चैट जीपीटी कैसे काम करता है, बार्ड कैसे काम करता है, वो सेपरेट वीडियो है, नीचे आप देखोगे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मेंस का प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आज साइंस टेक्नोलॉजी की आपकी क्लास है 10 बजे, फ्री क्लास है, ठीक है। तो ये लेक्चर थर्ड है, कल भी लेक्चर 4 होगा। तो 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आपको, जैसे कल ब्लू स्टैगलर के बारे में डिस्कस किया था, एमआरएन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो ये कोर्स भी मेरे द्वारा लेकर आया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये एडवांस कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है, इसका भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो SPLIVE, तो UPSC CSC, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना अनअकैडमी.com में जाके, अनअकैडमी.com में जाके। अब देखो इस कोर्स को सर्च मत करना, मतलब आपको क्या करना है, अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो। अब जब आप कोड डाल के ज्वाइन करो, मान लो आपने 1 साल के लिए जुड़े, तो मेरे कोर्सेज पूरे 1 ईयर के लिए आप एक्सेस कर पाओगे। साथ में दूसरे सब कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और 24 की तैयारी कर रहे हो तो इस कोर्स को बिल्कुल मिस ना करें, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा आपका जीरो से स्टार्ट होगा। साइंस टेक का जो कोर्स है वो भी जुलाई से शुरू होगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए है। तो यहाँ पे भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आरंभ बैच में को भी आप जरूर से हिस्सा बने, कोड जरूर याद रखें, दैट इज़ SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साइंस टेक 18 से ये कोर्स मैं आपको प्रीलिम्स में सारी चीज़ें कराऊंगा। इन एरिया से लगभग 50+ प्रश्न आपके आते हैं, तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है इन कोर्सेज को दैट आई एम ब्रिंकिंग। तो एडवांस कोर्स ऑन साइंस टेक कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2023 18 से स्टार्ट हो रहा है। ये कोड ये है अनअकैडमी में आपको यूज़ करना है, अनअकैडमी.com, ये आपका है, इसमें आपको मिल जाएगा। ये आपका बैच है। ये स्क्रीनशॉट से आप लोग देख लो, जो पिछली बार 15 में से 14 प्रश्न थे हमारे, ये अब पॉज करके देख लेना, जस्ट टू फोकस कि साइंस टेक का कितना इंपॉर्टेंस है। मेंस का प्रश्न देख लो, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इज अ वे टुवर्ड्स कल्चरल ऑटोनॉमी एग्जामिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजन प्रोटेस्ट इन लद्दाख। 150 शब्दों में आपको लिखना है। कल का बेस्ट आंसर मैं आपसे शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, और आप लोग को अपना आंसर जो सेंड करना है सौरभ पांडे अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का ही वो लिंक है, तो क्लिक करना मिल जाएगा। उसमें माइंड मैप्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है, माइंड मैप भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे,
जो ये पूरा सेशन है इसका पीडीएफ थोड़ा रात को मिलता है, बट यू विल गेट द माइंड मैप्स ऑल्सो। सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन। यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।